जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2016 से लगातार जनता की सेवा में तत्पर है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के महादेव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की। 100 बिस्तर की क्षमता वाला यह अस्पताल है जो लोगों को आज के दौर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। महादेव हॉस्पिटल उन चुनिंदा हॉस्पिटल में शुमार रहा है जिन्होंने कोविड महामारी में शुरू से सामने आकर मरीजों का इलाज किया और अपना सर्वोत्तम दिया। इस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष, मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं। जिस तत्परता के साथ ग्राउंड पर रहते हुए आपने मरीजों का इलाज किया, आपकी टीम ने सहभागिता दिखाई, उसको मैं सलाम करता हूं। मैं आपके साथ जुड़ूंगा, एक बार फिर से बात भी करूंगा, सवाल भी करूंगा, लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कोरोना काल में किस तरह से आपने, आपकी टीम ने लोगों की मदद की, मरीजों का इलाज किया। एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं पहले। साल 2016 से निरंतर जनता की सेवा में महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। डॉक्टर आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में यहां अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों का सफल इलाज हो चुका है। महादेव हॉस्पिटल उन चुनिंदा हॉस्पिटल्स में शुमार है जिसमें कोविड महामारी की चुनौती को न सिर्फ सामने से स्वीकार किया गया बल्कि मरीजों का सफल इलाज कर अपना सर्वोत्तम दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की जारी की गई टॉप 5 अस्पतालों की सूची में भी महादेव हॉस्पिटल को चौथी रैंक मिली है। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर आशुतोष तिवारी के सकारात्मक प्रयासों को आज इंडिया सलाम करता है। सलाम इंडिया के इस मंच पर डॉक्टर आशुतोष तिवारी का हम स्वागत करते हैं और किस तरह से इस सेकेंड वेव के दौरान उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने चुनौतियों का सामना किया, कैसे उसे पार पाने में कामयाब रहे, हम चर्चा करेंगे उनसे ताकि उनके द्वारा बताई बातों से और लोगों को प्रेरणा मिल सके। डॉक्टर आशुतोष, कोविड महामारी के खतरनाक दूसरे वेव में आपके हॉस्पिटल ने समर्पित होकर कोविड हॉस्पिटल की सेवाएं शहर के लोगों के लिए दी, सेवा में तत्पर रहे। यकीनन इस दौरान सभी अस्पतालों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर मैं आपके अस्पताल की बात करूं, किस तरह से उन चुनौतियों का आपने डटकर सामना किया और समाधान निकालने में भी कामयाब रहे? धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने का मौका देने का। कोविड, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश, पूरे संसार के लिए एक चुनौती है और हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पे इसका सामना किया है। बिलासपुर शहर का एक बड़ा अस्पताल होने के नाते हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी थी कि हम अपने शहर के मरीजों के लिए आगे आके खड़े हों। हमने कोशिश की कि शुरुआती दौर पे जब हमने देखा कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो हमने लगभग 35% बेड्स हमारे कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए। लेकिन जिस रेट से सेकेंड वेव ने हिट किया, थोड़े समय बाद हम अपनी 100% कैपेसिटी कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट कर चुके थे, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि ये वेव बहुत बड़ी है, पिछली वेव से कई गुना ज़्यादा है। चैलेंजेस बहुत सारे थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि जितने बेड्स हमारे हॉस्पिटल में हैं उन सब में हमने सेंट्रल ऑक्सीजन हमको सप्लाई देनी थी, जिसकी व्यवस्था हमने की। हमने हर बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी जिससे जो भी पेशेंट एडमिट हो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। मल्टीपैरा मॉनिटर्स, लगभग 70 के आसपास मल्टीपैरा मॉनिटर्स, फिंगर टिप मॉनिटर्स, NIBP मेजरिंग इक्विपमेंट्स, इन हाउस CT स्कैन, इन हाउस पैथोलॉजी, ये सारी फैसिलिटीज़ हमको जनरेट करनी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड पेशेंट्स के लिए खाने की व्यवस्था करना, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बहुत से दुकानें बंद थी। वैसे हॉस्पिटल्स के नाम पे सारी चीज़ें मिल जा रही थी, पर फिर भी ताज़ी सब्जियों की व्यवस्था करना मरीजों के लिए। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की बड़ी समस्या हो सकती थी, उसके लिए पैनल्स ऑपरेट करना, मेडिसिन की सप्लाई को निर्बाध रूप से रखना, क्योंकि एक समय देश में लगभग 4 लाख केसेस आ रहे थे। उस समय PPE किट की सप्लाई को मेंटेन करके रखना, ऐसी व्यवस्था बना के रखना कि पूरी जो व्यवस्था है वो निर्बाध रूप से चल सके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके साथ साथ स्टाफ को मोटिवेट रखना, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने देना, पेशेंट्स की काउंसलिंग,
उनको हिम्मत देना कि आप बीमारी से निकल सकते हैं, जूझ सकते हैं। उनके अटेंडर्स को समझाना, पूरी वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना, बताना कि बीमारी कैसी है, किस स्टेज में है, क्या दवाइयाँ लगेंगी, हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ है, सारी चीज़ें बताना। और इसके साथ साथ जो हमारी टीम इसमें काम करते करते पॉजिटिव होती जा रही थी, बीच में काफ़ी स्टाफ भी इसमें पॉजिटिव हुए। कितने भी प्रिकॉशंस लें पर कोविड काफ़ी इन्फेक्टिव डिजीज़ है, स्टाफ पॉजिटिव हो रहे थे, मैन पावर कम हो रहा था। तो ये सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े, पर इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हमने, हमारी टीम ने, जो कि एक सामूहिक प्रयास होता है किसी भी टीम का, एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता। चिकित्सकों की टीम, नर्सेस की टीम, हाउसकीपिंग, फार्मेसी स्टाफ, कैंटीन स्टाफ, फ्रंट डेस्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ, और इसके साथ साथ जो हमको प्रशासन से मदद मिली, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, CMHO साहब के नेतृत्व में जो हमको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, लोकल पुलिस टीम ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। तो चैलेंजेस बहुत रहे, सबका सपोर्ट रहा और सबके सपोर्ट से हम इन सब चैलेंजेस से हमने इनको फेस किया और सक्सेसफुली फेस किया। डॉक्टर आशुतोष, महादेव हॉस्पिटल के रोल को लेकर मैं चाहूँगा आप थोड़ा और ज़रा बारीकी से, गहराई से बात करें, ताकि जो कदम हॉस्पिटल के अंदर उठाए गए वो औरों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हों, जिस तरह के अस्पताल प्रबंधन को लेकर हम आज के दौर में व्यवस्थाएं देखते हैं। सर, आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं की, आम शहरवासी हों या फिर भर्ती होने वाले मरीज हैं, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी इस बार डॉक्टर्स की देखने को मिली। आपने भी कई प्रयास किए होंगे, कुछ कदम उठाए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप उन तमाम बातों को साझा करें ताकि ये बातें एक प्रेरणा के तौर पर, एक सकारात्मक संदेश के तौर पर समाज के लोगों के बीच पहुंचे, डॉक्टर्स के बीच पहुंचे, मेडिकल स्टाफ के बीच पहुंचे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो पेशेंट को हिम्मत देना होता है, उसको ये विश्वास दिलाना होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं और समुचित इलाज, दवाइयों का सही समय पर जो वितरण होता है और सही समय पे दवाइयाँ लगाना बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। इसके साथ साथ एक संवेदना भी अस्पताल की या अस्पताल प्रबंधन की मरीज के साथ दिखनी चाहिए। ये दिखना चाहिए कि हम उनके साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी करेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंस था, एक हमारे यहाँ पेशेंट आई थी, उस समय प्लाज्मा थेरेपी पे क्वेश्चन मार्क नहीं आए थे, तो उनको प्लाज्मा प्रिस्क्राइब किया गया था। मॉर्निंग में हमने प्लाज्मा प्रिस्क्राइब किया था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे ICU के राउंड से जब मैं बाहर निकला तो वो बड़े परेशान थे, उनको बी पॉजिटिव प्लाज्मा नहीं मिल रहा था। मैं प्रीवियसली इन्फेक्टेड था, तो इमीडिएटली फिर मैंने खुद जाके उनके लिए ब्लड डोनेट किया, प्लाज्मा अरेंज किया उस पेशेंट के लिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जब हम आगे बढ़ के प्लाज्मा दे सकते हैं, हम आगे बढ़ के मरीज के लिए, अगर हॉस्पिटल का हेड खुद आगे बढ़ के इस तरह की सेवा कर रहा है, तो इससे स्टाफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। और इवन सामान्य जनता के बीच भी एक मैसेज जाता है कि जो व्यक्ति इन्फेक्शन के बीच है वो अगर अपनी इम्यूनिटी की परवाह किए बिना अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहा है तो बहुत से समाज से लोग आगे आते हैं। इसके बाद हमारे स्टाफ के बहुत से स्टाफ जो पहले पॉजिटिव हो चुके थे, उन्होंने काफ़ी प्लाज्मा डोनेट किया और हमको बाहर से भी काफ़ी डोनर्स मिले। तो ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव हमारे साथ हुई हैं। इसके साथ साथ बहुत से पेशेंट ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, वो बहुत अच्छा इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उनके साथ भी अस्पताल आर्थिक रूप से खड़ा रहा। जहाँ पे जो संभव डिस्काउंट्स हो सकते थे बिल पे, वो सब करने की कोशिश की। कुछ मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया गया। जी डॉक्टर आशुतोष, जब मरीज पॉजिटिव होता है तो वो भय से घिरा हुआ होता है, डरता है, घबराता है कि क्या होगा आगे। जिस तरह से हम देख ही रहे थे सेकेंड वेव के दौरान, जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा था, आसपास जो कुछ हो रहा था, ऐसे में काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया, जानकारी दी गई और उसका कितना फायदा भी हुआ? देखिए, इनसाइड द हॉस्पिटल, इन द वार्ड्स, रेगुलर काउंसलिंग पेशेंट्स ही करते थे। मैं खुद जाता था, मैं खुद उनसे हिम्मत बढ़ाने की बात करता था। बेसिकली मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैं डॉक्टर मनोज एंड डॉक्टर श्याम बिहारी के अंडर में ही वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा था। दे वर द ट्रीटिंग कंसल्टेंट्स। तो मेरा प्रमुख रूप से कार्य ये होता था उनको बताना कि भाई आपका परिवार बाहर बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है, सब आपको हिम्मत दे रहे हैं। आपके मित्र का फोन आया था, फलाना व्यक्ति ने आपकी जानकारी लेने की कोशिश की है और जानना चाहा है कि आपके हाल कैसे हैं। कुछ निजी स्तर की बातें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं,
यहाँ कैसे आए, कहीं कोई जान पहचान निकालना, जिससे मरीज के मन में ये एहसास हो कि हम कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। और मरीज के मन में अगर ये एहसास आता है कि वो कहीं से हमसे कनेक्टेड है, तो उसको ये एहसास आता है कि मुझ पे अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। मरीज इलाज तो अस्पताल में अच्छा ही होता है, लेकिन जब मरीज को इस चीज का एहसास होता है कि उस पे एक निजी स्तर पे ध्यान दिया जा रहा है, तो उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ हम जो पेशेंट्स अंदर एडमिट हैं, उनसे उनके अटेंडर्स की रेगुलर वीडियो कॉलिंग कराते थे। कोई ऐसी बात हो कि कहीं सिचुएशन अप एंड डाउन हो रही है, तो उसकी जानकारी भी उनके अटेंडर्स को देते थे। इसके साथ साथ काउंसलिंग का सेशन ओपीडी में भी जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस पे चलता था। फर्स्ट हाफ में काउंसलिंग होती थी, सेकंड हाफ में आईसीयू के राउंड के बाद काउंसलिंग होती थी। अटेंडर्स को उनके पेशेंट के बारे में रेगुलर अपडेट दिया जाता था। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये अपडेट दिया जाता था। तो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर और वार्ड के बाहर दोनों स्तर पर हम लगातार मरीजों के और उनके परिजनों के संपर्क में रहने की कोशिश करते थे, और जितनी ज्यादा हो सके उनकी भाषा में हम बीमारी को समझाने की कोशिश करते थे कि बीमारी अभी किस स्टेज में है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, अभी हमने क्या दवा दी है, आगे हमारा क्या प्लान होगा, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लगातार मरीजों के संपर्क में रहे, और जितना आप मरीजों के संपर्क में रहते हैं, जितने अच्छे से आप अपनी बात बताते हैं, उतनी अच्छी आपकी और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग बनती है। जी डॉक्टर आशुतोष, आपने अभी प्लानिंग की बात की, तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि तीसरी वेव को लेकर चेतावनी दी जा रही है। बहुत कुछ रिसर्च के माध्यम से अलग अलग बातें बताई जा रही हैं कि बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो भावी स्थितियों को देखते हुए, समझते हुए, तीसरी वेव के लिए हमारा आज का हेल्थ सेक्टर कितना तैयार है? महादेव हॉस्पिटल ने इसको लेकर क्या तैयारियां की हैं? देखिए, तीसरी वेव को लेके अभी बहुत सारे स्पेकुलेशंस है। जब वेव आएगी तभी चीजें समझ में आएंगी, पर अभी जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि चूंकि एडल्ट्स में ये वेव आ चुकी है और काफी वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब जो टारगेट होंगे वो बच्चे होंगे। और बच्चों को लेके अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछली 2 वेव्स का, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट बच्चों में बहुत लो है, सीवियर इलनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट इवन इन दैट सिचुएशन, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड पीडियाट्रिक आईसीयू, डेडिकेटेड न्यूनेटल आईसीयू है। हम लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम के साथ, हेपा फिल्टर के साथ एनआईसीयू ऑपरेट करते हैं। हमारे पास 20 बेडेड एनआईसीयू है जो टर्शरी लेवल है। एक एक बेड पे 2 ऑक्सीजन पोर्ट हैं, न्यूनेटल वेंटिलेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजनेशन मशीन्स हैं, बेड साइड एबीजी फैसिलिटी है, बेड साइड एक्सरे फैसिलिटी है, इन हाउस सीटी स्कैन फैसिलिटी है, इन हाउस पैथोलॉजी फैसिलिटी है, डेडिकेटेड पीडियाट्रिशियंस की टीम है, डेडिकेटेड स्टाफ है। तो वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर द थर्ड वेव। इनिशियल हमारा प्लान है कि हम 30% बेड्स बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे, 70% बेड्स एडल्ट्स के लिए रखेंगे। इन केस अगर सीवियरिटी बच्चों में ज़्यादा देखने मिलती है और बेड्स का रेशियो हमको चेंज करना होगा, तो हम 50-50 तक भी जा सकते हैं। जी डॉक्टर आशुतोष, मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं, बहुत करीब से मैंने उनको देखा और समझा है। कितने बड़े डॉक्टर्स हों, लेकिन उनके घर में बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल कितना भी विकसित हो जाए, उसको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। हर हॉस्पिटल प्रबंधन यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर सके, व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा सके। जब बात आती है महादेव हॉस्पिटल की, तो आगे के लिए आपकी टीम की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या योजनाएं हैं, किस तरह से इसे बढ़ाया जाए, क्या क्या उच्च कदम उठाए जाएं, क्या सोचा है आपने? एक्चुअली हॉस्पिटल की ग्रोथ या हॉस्पिटल की फैसिलिटीज 2 डायरेक्शन में यूजुअली होती है। एक डायरेक्शन होता है कि नंबर ऑफ टाई अप्स आपके पास कितने हैं, और दूसरा डायरेक्शन होता है कि जो ब्रांचेस आपके पास हैं, करंट आप ऑपरेशनल ब्रांचेस हैं, वो कितनी है। इन दोनों डायरेक्शंस में अभी हमको काफ़ी वर्क करना है। अभी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अगर हम एक डायरेक्शन की बात करें, वाई एक्सिस की बात करें, तो काफ़ी प्राइवेट इंश्योरेंस हमारे पास हैं। आयुष्मान भारत, खूबचंद बघेल योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारे पास है। छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कर्मचारियों के लिए हमारा अस्पताल संबंधित है। हाईकोर्ट के पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीट हो रहे हैं। CSPDL छत्तीसगढ़ विद्युत के कर्मचारी जो हैं, उनका इलाज हमारे यहाँ, हम उसके लिए एम्पैनल्ड हैं। ESIC के लिए हम एम्पैनल्ड हैं। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट एम्पैनलमेंट्स की तरफ जो हमारा टारगेट है, वो NTPC, रेलवे, SCCL, NMDC,
ये सब टाई अप्स के लिए हमको आगे जाना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को निःशुल्क कैशलेस फैसिलिटी की तरफ हम मूव कर सकें, जिसमें पेशेंट रिलैक्स होकर हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सके। इसके साथ साथ अभी हमें कुछ ब्रांचेस भी अपग्रेड करनी है। अभी कोविड का समय है, तो नई ब्रांचेस जब तक कोविड समाप्त नहीं हो जाता तब तक नई ब्रांचेस तो अभी नहीं लाने का प्लान है, पर समय आने वाले समय में चूंकि हम ये सब टाई अप्स और बाकी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेस कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस के लिए हमने प्रिपरेशन करके रखी हुई है। कैथ लैब हमारे हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश हो चुका है। अब चूंकि कोविड अभी चल रहा है, इसलिए नए अपॉइंटमेंट्स हम नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही कोविड कंट्रोल में आता है, ऐसा लगता है कि अवेयर्स फिनिश हो रही हैं, तो हम टर्शियरी लेवल केयर के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश है कि हम विश्व स्तरीय सुविधाएं लोगों को योजनाओं के जरिए या फिर उनकी पॉकेट के हिसाब से कम कीमत पे या रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जिससे कि एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बिलासपुर में या बिलासपुर संभाग के लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, जो कि उनके पॉकेट के हिसाब से भी फ्रेंडली हो। जी डॉक्टर आशुतोष, सेकेंड वेव के दौरान हमने ये भी देखा कि शायद अपने कैरियर में डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहे, और इस प्रेशर में वो अपनी फैमिली से दूर रहे, मरीजों के साथ रहे, दिन रात एक करना पड़ा। और इसमें महादेव हॉस्पिटल की जो टीम है उसके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? आपके कुशल नेतृत्व में आपकी टीम के जो योगदान है वो किस तरह से रहा? क्या क्या उसमें चुनौतियां रही? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। आप अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं, और जब आप स्वयं आपको लगता है कि आप एक खतरा हो गए हैं, तो आप अपने आप को उस परिवार से दूर कर लेते हैं। हमने अपने जो कंसल्टेंट चैम्बर्स हैं उनको वॉर जोन में चेंज कर दिया था, क्योंकि ओपीडी पेशेंट्स नहीं थे, या जो भी लिमिटेड ओपीडी पेशेंट्स कोविड से जुड़े आ रहे थे, हम उनको ओपन स्पेस में देखना पसंद कर रहे थे, जिसमें हम उनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकें और उनका उपचार कर सकें। इसके साथ साथ हमारे रहने की, खाने की सब व्यवस्था हमने अस्पताल के अंदर ही कर ली थी, जिससे कि हमारा कांटेक्ट नॉर्मल पब्लिक से कम हो। अगर हम किसी प्रकार से संक्रमित होते हैं तो हम सही समय पे आइसोलेट हो सकें, और हॉस्पिटल में ही हम अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करा सकें। हमारे इंटेंसिविस्ट अर्ली पार्ट ऑफ दिस वेव इन्फेक्ट हो गए थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे फिजिशियन भी ड्यूरिंग कोविड वेव इन्फेक्ट हो गए थे, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ। बट जैसे ही सब रिकवर हुए, दे रिज्यूम देयर ड्यूटीज, एंड कोई भी पीछे नहीं हटा। किसी ने भी किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाया कि मैं बैठ सकता हूँ घर पे, या मेरी तकलीफ है, या कोई समस्या है। लोगों ने, स्टाफ ने, जब स्टाफ इन्फेक्ट हुआ तो डबल ड्यूटीज की। आप सोच सकते हैं कि कोविड में सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी कितनी मुश्किल होती है। लोगों ने 10-10, 12-12 घंटे की भी ड्यूटी की, क्योंकि हमको सर्विस देनी थी, हमको लोगों की जान बचानी थी। वी आर वॉरियर्स, हम सब एक युद्ध लड़ रहे हैं, और जब जिम्मेदारी सैनिक पे आती है तो सैनिक पोस्ट छोड़ के नहीं भाग सकता। तो ये लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी अस्पताल पे थी, अस्पताल के कर्मचारियों पे थी, डॉक्टरों पे थी, और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते थे। समस्याएं जो भी आए, हमको उसको फेस करना था। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इतनी अच्छी टीम का लीडर हूँ, जिसने इस कठिन समय पे, ये पूरे जीवन याद रहने वाली घटनाएं हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम 2 साल 4 साल में भूल जाएंगे। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद भी जब कभी हम बैठेंगे, बातें करेंगे, तो हम बताएंगे कि इस भीषण महामारी में, इस महायुद्ध में हमारा भी योगदान था। हम गर्व से कह सकेंगे कि हम बिलासपुर की जनता के लगभग 700 मरीजों को हमने भर्ती किया 2 महीने में, और उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। सबको तो हम नहीं बचा सकते, पर हमने कोशिश की कि हम उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दे सकें। किसी के मन में ये टीस ना रह जाए कि शायद ये मशीन लग जाती या ये दवा लग जाती तो हमारा मरीज बच जाता। हमने वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश की। रात दिन हमारे डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा करने की कोशिश की, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को हमारी सेवा को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो सकती है। परिणाम कभी हमारे पक्ष में आता है, कभी हमारे पक्ष में नहीं आता है, लेकिन एक चीज जो हम एश्योर कर सकते थे वो थे हमारे एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स, जिसके हमने कभी, हमारे किसी भी स्टाफ ने, किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी छोटे से लेके बड़े कर्मचारी तक ने कभी भी अपने पैर पीछे नहीं किया। डॉक्टर आशुतोष, कोरोना काल से पहले, यानी कि मार्च 2020 से पहले, डॉक्टर्स का रोल प्रोफेशनली एक अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन मार्च 2020 के बाद हमने डॉक्टर्स को ग्राउंड लेवल पर देखा, किस तरह से मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रोफेशनल एटीट्यूड को पीछे छोड़कर वो लगातार दिन रात काम करते रहे, अपने परिवार तक को भूल गए।
सर क्या आने वाले समय में भी अब डॉक्टर्स का रोल बहुत बदल जाएगा, जागरूकता के लिहाज से भी सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहेगा बस? देखिए, डॉक्टर्स का रोल कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। पहले भी बहुत सी बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं, बीमारियां आई हैं। अगर हम सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव को देखें तो बहुत सी बीमारियों को सिर्फ वैक्सीनेशन के थ्रू डॉक्टर्स ने कंट्रोल किया है जी। चाहे पोलियो की बात कर लें या हम बीसीजी के थ्रू टीबी की बात करें। ऐसा नहीं है कि कोविड ही इकलौती ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर के लिए इन्फेक्टिव हो सकती है और इससे डॉक्टर की जान को खतरा है। पूर्व में भी हमने ऐसी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया है जो हमारी जान के लिए खतरा हो सकती थी, पर फिर भी कभी किसी डॉक्टर ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। ये एक कमिटमेंट की बात होती है, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की बात होती है। और मैं सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल स्टाफ कोविड आईसीयू के अंदर एक भी कदम रख रहा है आपके परिजन को बचाने के लिए, आपके अपनों को बचाने के लिए, आपके परिवार के सदस्य को बचाने के लिए, तो वो अपनी ड्यूटी, अपने कार्य के प्रति 100% कमिटेड है, तभी वो इस मौत के कुएं में अपना कदम रख रहा है। क्योंकि जो बीमारी से आज आपका परिजन वेंटिलेटर पे है, उसी बीमारी से हमारा स्टाफ, मैं, मेरे परिवार का कोई सदस्य भी उस वेंटिलेटर में जा सकता है। ये सारी चीजों को जानने के बाद भी एक छोटी सी सैलरी के लिए, किसी नर्सिंग स्टाफ की सैलरी लाखों में नहीं होती, करोड़ों में नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है। एक छोटी सी सैलरी के लिए भी अगर वो उस मौत के कुएं में जा रहा है तो वो आपके लिए जा रहा है और उसके कमिटमेंट को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति एक कदम भी उस आईसीयू के अंदर रख रहा है तो वो उसका 100% कमिटमेंट है। रिजल्ट हो सकता है आपके फेवर में ना आए, लेकिन आप कमिटमेंट को लेकर कभी उस पर उंगली ना उठाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। जी डॉक्टर आशुतोष, जिस सेवा भाव के साथ, तत्परता के साथ महादेव हॉस्पिटल मरीजों का इलाज कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं आने वाले वक्त के लिए भी इसी हौसले के साथ आप समाज के लिए प्रेरणा बने। और इसीलिए आज सलाम इंडिया के इस मंच से हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। इसी तरह से आप लगातार तत्परता के साथ मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज करें और इस जन सेवा के साथ आप एक मिसाल बने हैं और लोगों को भी आपकी बातों से प्रेरणा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।